नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और हिंद किसान की बात के एक नए अंक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम लोग आज बात करेंगे कृषि क्षेत्र के उस संकट की जो महामारी के साथ देश में पैदा हुआ है और हमारे किसान उससे जूझ रहे हैं लगातार। कोविड-19 के चलते तमाम सारे जो कृषि उत्पाद थे उनकी मांग में भारी गिरावट आई, क्योंकि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे सेक्टर्स जो जहां कंजम्पशन होता था वो बंद हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हुई, उनकी आय पर सीधा असर पड़ा क्योंकि मांग गिर गई थी। खासतौर से ऐसे उत्पाद जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, फल, सब्जी, फूल, इन किसानों को बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ और क्योंकि इनकी मांग में बड़ी गिरावट आई और कीमतों में भारी नीचे दाम गिरे। 10% से लेकर 50% तक कीमतें कम हुई और कई जगह तो किसानों को अपनी फसल को खेत में ही जुताई कर देनी पड़ी। तो इस तरह के संकट में किसान आए, लेकिन उसके आगे का जो दौर है उसमें हम लोग चलते हैं कि अभी जो है देश की इकोनॉमी कोविड के चलते अभी उबर नहीं पाई है। उसमें एक भारी गिरावट आने वाली है जिसको अभी सरकार उसका जो आकार है, कितनी गिरावट आएगी उसको लेकर के बहुत साफ नहीं है, रिजर्व बैंक भी नहीं है। लेकिन तमाम सारी दुनिया की रेटिंग एजेंसी और जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनका साफ मानना है कि भारत की इकोनॉमी सिकुड़ेगी। वो 3% सिकुड़ेगी या 10% सिकुड़ेगी, यह अभी आना बाकी है। लेकिन जो पीछे से किसानों को संकट झेलना पड़ा, वो दूध के किसान हो, डेयरी के किसान हो, पोल्ट्री के किसान हो, इवन जो मसाला की जो फसलें उत्पादित करते हैं किसान, उनको भी नुकसान उठाना पड़ा और ये सब आंकड़े सामने आए। सेंट्रल सिट्रस इंस्टीट्यूट ने भी एक आंकड़ा जारी किया जो नागपुर स्थित है। तो तमाम सारे ऐसे मसले हैं जो कि काफी गंभीर है और आने वाली जो दौर है उसकी आहट है। तो इन सारे मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हरीश दामोदरन, जो इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर रूरल अफेयर्स हैं और एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पर उनका बहुत काम है। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिमांशु अर्थशास्त्र के, जो रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इसी के ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहता है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोविड की मार हर सेक्टर पर पड़ी है, तो खेती किसानी इससे अछूता कैसे रह सकता था। महामारी पर काबू पाने के लिए लगाए गए शुरुआती लॉकडाउन में कृषि उत्पादों के काम गिरे और सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। होटलों एवं रेस्टोरेंट जैसे थोक उपभोक्ताओं से आने वाली मांग ठप हो जाने का भी कृषि उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ा है। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है, जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को थोक मूल्य कीमतों में गिरावट की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी। अनाज के भाव 10 से 25% तक गिर गए, जिसकी वजह से सरप्लस उपज होने का किसानों को लाभ नहीं मिल सका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के शोध संस्थानों के मुताबिक कोविड काल की बंदिशों की सबसे तगड़ी मार बागवानी क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर पड़ी है। नागपुर के सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि खट्टे फल उगाने वाले उत्पादकों को 2,995 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय ऑर्किड शोध संस्थान के मुताबिक ऑर्किड समूह के पौधे उगाने वालों की बिक्री लॉकडाउन के दौरान शून्य रही है। मसाला उत्पादों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। मसाला शोध संस्थान का मानना है कि इन मसाला उत्पादों के कारोबार में करीब 475 करोड़ रुपए का घाटा किसानों को उठाना पड़ा है। केला उत्पादकों के लिए भी लॉकडाउन का समय बुरा साबित हुआ है। राष्ट्रीय केला शोध केंद्र ने केला उत्पादकों को करीब 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान उड़ी अफवाहों ने तो पोल्ट्री सेक्टर पर जैसे कहर बरपा दिया। एक अनुमान है कि पोल्ट्री किसानों को रोजाना 1.5 से 2,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
पोल्ट्री उद्योग बंद होने से मक्के की कीमत में भी भारी गिरावट देखी गई। लॉकडाउन की मार डेयरी उद्योग पर भी पड़ी। लॉकडाउन की वजह से दूध की कीमतों में 10 से 12 रुपए तक की गिरावट देखी गई। लॉकडाउन के दौरान मिठाई बनाने वाले रेस्टोरेंट, होटल और चाय की दुकानों में दूध की बिक्री ना के बराबर दिखी। आइसक्रीम, पनीर और घी की मांग में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हिमांशु जी, मैं पहले आपसे सवाल करूंगा। एक तो ये जो कोविड-19 लॉकडाउन और अभी भी जो परिस्थितियां हैं दुनिया की और देश की, ऐसे में किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ी, ये बहुत साफ है, उसमें किसी को भी आशंका नहीं है। लेकिन इसका कोई आकलन आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से या कोई इंडस्ट्री की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से कोई साफ आकलन नहीं अभी तक आया कि ये नुकसान कितना हुआ है। आपको क्या लगता है कि कितनी भारी कीमत हमारे देश के किसान इस संकट में चुका रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि ये जो संकट हम देख रहे हैं, ये संकट जो है वो अब पिछले 4 महीने का संकट नहीं है। ये पिछले करीब मान के चलिए 1.5-2 साल से ऐसा हो रहा है और कीमतों में जो है वो कमी जो है, इसका भुगतान जो है वो किसानों को करना पड़ रहा है। पर ये 4 महीने जिसमें जो है वो डिमांड की काफी ज्यादा कमी हुई है। जी एक तरीके से सही आंकड़ा दे पाना कि कितना नुकसान हुआ ये मुश्किल है, लेकिन जैसे कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कितनी कीमतें मिल रही हैं किसानों को, तो और जनरली मांग की क्या स्थिति है, तो उसके आंकड़े आज फिर आए हैं जुलाई महीने के, और वो फिर नेगेटिव में है। और नेगेटिव में तो है ही है, लेकिन खास करके जो फूड रिलेटेड और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज हैं, उसमें ज्यादातर कमोडिटीज करीब 70 से 80% ऐसे कमोडिटीज ऐसे हैं जिनके की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव है। मतलब कंपेयर टू पिछले साल की तुलना में उनकी कीमतें कम हुई हैं। तो जाहिर तौर पे किसानों को एक लंबा काफी खासा जो है नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर इतनी बात तो हम बिल्कुल इस तथ्य को तो हम बिल्कुल गंभीरता से बता ही सकते हैं कि किसानों की आमदनी में इसका बड़ा असर पड़ेगा। और किसानों की आमदनी में असर सिर्फ इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनकी आउटपुट प्राइसेस, मतलब उनकी कमोडिटीज की कीमतें कम हुई हैं, बल्कि इसी दौरान इनपुट प्राइसेस जो है अभी भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम किसानों के मुनाफे की बात करें तो किसानों के लिए तो ये काफी बुरा समय है, और ये बुरा समय पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस बात को मैं फिर से एक बार जो है जोर देके कहना चाहूँ। हरीश, ये आपको कुछ इस पे बोलेंगे, ये क्या आकलन है? क्योंकि कुछ सेक्टर्स के तो आए, जैसे पोल्ट्री का है, डेयरी सेक्टर का आकलन आया है, लेकिन फल सब्जी का, क्योंकि हमारे आंकड़ों का बड़ा संकट है हमारे यहाँ, और जैसे हिमांशु भी बता रहे हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए हैं वो भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक पॉइंट उन्होंने जो रेज किया कि पहले से ही दिक्कत थी, इधर इनपुट जो कॉस्ट है, जो किसान की लागत है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, उसको जो हाथ में पैसा आना है उसमें कमी आई है, और ये जो 4 महीने हैं ये उसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत के रहे। जैसे हिमांशु जी ने जो कहा, ये इमीडिएट का सिर्फ बात नहीं है। इमीडिएटली हम कह सकते हैं कि कुछ 30% डेफिनेटली मार्केट तो गिरा है, क्योंकि ऐसा है ना कि काफी जो हमारे जो कंजम्पशन जो होता है आउट ऑफ होम होता है, जैसे होटल में हुआ, फिर ये सब मिठाई हुआ, ये सब जो है ये सब तो खत्म हो गया। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ 30% जो है मार्केट जो। हाँ, तो ये हिमांशु जी, मैं आपके पास आता हूं। थोड़ा तकनीकी दिक्कत से हरीश की आवाज अभी नहीं आ रही है। तो ये एक जो इकोनॉमी का जो आकलन है उसमें ये स्थिति बड़ी साफ नहीं हो रही है कि कितनी गिरावट होगी। लेकिन अगर हम देखें, रबी की फसल अच्छी रही थी, मानसून भी सामान्य है, और इसके चलते खरीद भी सामान्य रहने की काफी संभावना है। तो यानी कि सप्लाई साइड जो आपूर्ति है वो बेहतर बनी रहेगी लगातार। तो ऐसे में जो दाम है उनके तो क्रैश होने की गुंजाइश और ज्यादा बन जाएगी। आगे जो संकेत है वो अभी आने वाले दिन भी बेहतर नहीं होने वाले हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल यही बात मैं कह
कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, तो ये स्लो डाउन आप याद रखिए कि मार्च से पहले से ही स्लो डाउन, जो लास्ट क्वार्टर का हमारा ग्रोथ रेट आया था वो 3% के आसपास में करीब 3 से 4% के करीब है। हाँ। तो हमारे यहाँ जो मांग की कमी है ये काफी पहले से चली आ रही है, तो किसान हमारे जो है वो इससे काफी दिनों से परेशान है जी। ये जो अभी तो हमारा ये जो हुआ है, ये महामारी आई है उसने इस समस्या को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, और भी ज्यादा जो कीमतों में जो गिरावट आई है वो बहुत भी ज्यादा गिरावट आई है, और मांग वो एक तरीके से काफी ज्यादा लगभग 1/3 के करीब में जो हरीश बता रहे थे के करीब में कम हो गई है। ये बात जो है वो बिल्कुल तरीके से साफ तरीके से दिख रही है। और इस चीज को और अगर आप ये मैं इस बात को फिर से बताना चाहूंगा, आंकड़े आपको दे देना चाहता हूं कि अगर आप नेशनल अकाउंट्स के आंकड़े देख लें जो सरकार निकालती है, उसके आंकड़े अभी जून महीने में हमारे पास जो रिवाइज आंकड़े आए थे इस सरकार के पहले 5 सालों के आंकड़ों में क्लियर कट उसमें दिख रहा है कि जिसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड, एग्रीगेट लेवल पे भी वो नेट वैल्यू एडेड पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर का जो क्रॉप सेक्टर होता है, जो खेती वाला सेक्टर होता है, उसमें जो फॉरेस्ट्री और जो फिशरीज और इसको लाइफ स्टॉक को हटा दीजिए, तो उसमें जो है वो नेगेटिव हुआ है। मतलब कि अगर पर एनम ग्रोथ रेट को देखें तो वो घटा है पिछले 5 सालों में। 5 सालों के लंबे अंतराल में ऐसा चीज जो है वो काफी सालों के बाद हुआ है। और ये चीजें इसलिए भी छोड़ो एग्रीगेट में पॉजिटिव लग रहा था क्योंकि लाइफ स्टॉक इकोनॉमी अच्छी काम कर रही है। पर अभी जो हरीश आपको बताएंगे कि लाइफ स्टॉक इकोनॉमी आज के दिन में पूरी तरीके से करीब करीब बैठ गई। तो ये इस पॉइंट पे हम आएंगे हिमांशु जी। हरीश, जैसे अभी मैं कह रहा था कि रबी का प्रोडक्शन अच्छा रहा है, खरीफ का भी सामान्य मानसून के चलते अच्छा रहेगा, तो सप्लाई विल बिकम मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे भी जो सप्लाई का और डिमांड का जो मिसमैच है उसका इम्पैक्ट और तेजी से किसानों के ऊपर के आएगा। इसको लेकर के आपका क्या मत है? अच्छा, तो ये कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है हरीश जी के साथ में हमारा, तो मैं हिमांशु जी फिर आपके पास ही आऊंगा कि आपने कहा कि जो नेट वैल्यू एडिशन है वो कई साल के बाद नेगेटिव आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में और उसके अलाइड सेक्टर में, तो इसके पीछे कोई खास वजह आपको दिखती है? वही मैं बता रहा था कि ये चीज जो है वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आपके इनपुट प्राइसेस बढ़ते हुए हैं जी। और अभी भी आप याद इस चीज को ध्यान रखिए कि इस महामारी में भी जब कीमतें गिर रही थी तब डीजल की प्राइसेस काफी जगह बढ़ाई गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमतें कम हो गई हैं, उसके बावजूद भी डीजल का कॉस्ट बढ़ाया गया। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करीब 7% के रेट पे बढ़ रहा है। अगर ये सारी चीजें बढ़ती रहेंगी जो कि मेजर कॉस्ट है आपके किसानों के लिए, तो वो बढ़ने से उनकी आय में भयानक कमी आएगी और मांग के गिरने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके बावजूद कि रबी ठीक रही है, खरीफ ठीक रही है, सप्लाई काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन फार्मर अगर जो है किसान अगर अपनी उत्पाद को मार्केट में बाजार में बेच नहीं पा रहा है तो उसके लिए इस उत्पाद को कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं, खास करके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनको हम बोलते हैं सब्जी और फल, जो कि पेरिशेबल कहलाते हैं, जिनको कि अगर आप एक बार खेत में काट लेते हैं तो उनको बेचना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे किसान हमारे पास ऐसे हैं नहीं जिनके पास स्टोरेज स्पेस होता है जो कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं या जिनके पास अपने घर में रखने का है, और ऐसी स्थिति में डिस्ट्रेस सेल काफी ज्यादा होता है। मतलब कि मजबूरी में जो लोग किसान बेचते हैं, और इसकी काफी सारी कहानियां भी हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन ऐसे काफी सारी स्टोरीज आपको जो है वो न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रही है, आपके चैनल ने भी कई बार दिखाया है। तो ये चीजें अब जो है वो बिल्कुल सामने आ रही है, दिख रही है, और कई जगह किसानों ने पूरी की पूरी अपनी फसल को बर्बाद कर दी क्योंकि उसको जो है मार्केट में ले जाने का खर्चा जो है वो उससे ज्यादा निकलता। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इसके बावजूद कि रबी और खरीफ में मौसम अच्छा रहा है, किसान ने मेहनत जम के किया है, लेकिन अगर सरकार का साथ ना हो और अगर सरकार की नीतियां सरकार किसानों के खिलाफ हो तो ऐसी स्थिति में किसान क्या कर सकता है? हरीश, ये मैं आपसे पूछूंगा कि जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, और इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है लोगों की नौकरियां जा रही है, उनकी इनकम घट रही है, तो इसका मतलब उनकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, और इसका सीधा असर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी डिमांड के ऊपर आएगा। अगर हम बेसिक फूड को छोड़ दें जिसमें खाद्यान्न है उनको छोड़ दें, बाकी जो उत्पाद है उसमें फल हो, सब्जियां हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, पोल्ट्री हो, फिशरी हो, मीट हो,
ये सब जो है, और तो इनके ऊपर तो बड़ा बुरा असर आएगा इसका। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी कंज्यूमर अपने एक्सपेंसेस में थोड़ी भी कटौती करेगा, जो फूड एक्सपेंसेस है, तो उसका तो जब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आएगा बहुत घातक साबित हो जाएगा। देखिए हरदीप जी, आज का मुझे सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे जो लग रहा है, हाँ, वो ये है कि डेटा सही नहीं है। सरकार के पास जो है डेटा सही नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स दूध का जो है, हाँ, उनका जो है सेल्स जो है 2004 से 2011 तक जो था, एवरेज जो था कुछ 8% बढ़ रही थी, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ 4% भी नहीं बढ़ रही है हर साल, ठीक है। और अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर तो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं काफी डेयरीज जो है बंद हो गई है, जस्ट अ फ्यू डेयरीज। तो अगर आप देखेंगे टोटल, मुझे नहीं लग रहा है ये मिल्क सेल्स वगैरह जो है ऑन एन एवरेज, मुझे नहीं लग रहा है 3% से ज्यादा बढ़ रहा है मार्केट, ये मतलब 2013-14 के बाद। और सरकार कहता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है कितना 188 मिलियन टन है, तो उसके लिए जो है उसका मतलब जो है 400 ग्राम मतलब अगर फैमिली में 5 लोग हैं, उसका मतलब जो है 2 लीटर पर फैमिली, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो हमें पता भी नहीं है अभी कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हिमांशु जी जानते हैं, हमारा लास्ट एनएसएसओ सर्वे जो है 2011-12 में हुआ था, और हम लोग ये इसके बाद इसका क्या है हमें पता नहीं है, कितना मार्केट बढ़ रही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि हमारा कृषि जो है नया फेस में आ रहा है, जहां की सप्लाई नहीं है, डिमांड ही प्रॉब्लम होगा है। हमारे किसानों ने दिखाया, अगर आप हमारे किसान को पानी देंगे और उनको मार्केट देंगे, वो तो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने देखा है, जैसे दालों में पल्सेस प्रोडक्शन हमारा जो था कितना 17-18 जो है सीधा जो है 23 मिलियन टन कर दिया। इन्होंने कैसे किया? और हमने सोचा था कि ये लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि ये लोग कटाई नहीं करेंगे, ये बुआई नहीं करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग नहीं करेंगे, सब कुछ हो गया है। आप देखिए ना, तो किसान को जो है प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अभी डिमांड ही है। जो पैदावार जो होगा, जो फार्मर जो इन्वेस्ट करेगा, उसको वो मार्केट मिलेगा क्या? मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा क्राइसिस यही होने वाला है आगे दिन में। इसीलिए मुझे लग रहा है हमें कुछ क्रॉप एरिया प्लानिंग की जरूरत है। ये आजकल जो है किसान जो है पिछले साल क्या प्राइस मिला था उसके बेसिस पे ये अभी उनका जो है जो प्लांटिंग डिसीजन उसके बेसिस पे होता है, जबकि हमें प्रॉपर मार्केट इंटेलिजेंस चाहिए। किसान को क्या ग्रो करना चाहिए, कितना ग्रो करना चाहिए, ये सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हमारा डेटा हिमांशु जी, ये मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक हमने जो कॉन्ट्रैक्शन की बात की, हरीश भी उस तरफ बात कर रहे हैं। डेटा जो है, जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन एक बड़ी क्राइसिस है हमारे यहाँ। इकोनॉमी के बारे में अभी भी भारत सरकार कुछ नहीं कह रही है कि कितना सिकुड़ेगी। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया। ऐसे में जो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन और उसकी खपत के जो आंकड़े हैं, वो तो बहुत बड़ा मिसमैच है। और ये वैसे भी अगर आप सरकारी एजेंसीज के पास जाएंगे भी तो आपको कई साल पुराने मिलते हैं। तो ऐसे में किसान कैसे फैसला करेगा? एक तरफ सरप्लस है, डिमांड क्राइसिस खड़ा होने वाला है, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये डाटा का जो क्राइसिस है वो किसान के कितना खिलाफ जाता है, और इस पर सरकारें चुप क्यों रहती है? क्योंकि डाटा देंगे तो जैसे आपने जिक्र किया था कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको ये लोग भी उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते। तो उसको लेकर के आपका क्या विचार है? कैसे आप देखेंगे इस पूरे मसले को? देखिए, बिल्कुल सही बात उठाया है हरीश ने, और ये चीज जो है, ये बात जो है वो पिछले 20 सालों से हो रही है। 2001 में सी रंगराजन के लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए एक रिपोर्ट बनी थी, जिसमें एग्रीकल्चर को लेकर खास करके थी कि उसका स्टैटिस्टिकल हमारा एस्टिमेट को हमें ठीक करना है। फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, पोल्ट्री के बारे में, मिल्क के बारे में, ज्यादातर इसमें जो एस्टिमेट्स है, इन सारे बारे में किसी भी तरीके का कोई सीरियसनेस नहीं है। बहुत सारे एस्टिमेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ ना बोले तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। पर इससे जो है समस्या जो है वो किसान को तो होती ही है, पर किसान और डेटा के बीच में एक बहुत बड़ी जो लिंक है वो सरकार का होता है। हर किसान जो है बैठ के डेटा एनालिसिस नहीं करता है। वो चीज जो है, वो जानकारी मुहैया कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है। किस चीज की हम जो है हमारा इंपोर्ट हो रहा है, किस चीज में आप जो है अच्छी किस चीज में आप फसल उगा सकते हैं,
उसमें कितनी आमदनी होने की आपको उम्मीद है, ये सारी चीजों के बारे में। पर सरकार की तरफ से इस बारे में कहीं भी कोई तरीके का ना इस तरीके की उत्सुकता दिखाई गई, ना ही किसी तरीके की व्यवस्था की गई। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको याद होगा 2004 से 2013 के 2008 से 2013 के बीच में जब प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे, तब सरकार ने एक प्राइस मॉनिटरिंग सेल बनाया था एग्रीकल्चर में जी। और उसका एक बहुत बड़ा काम था कि वो ये करेंगे प्राइसेस में किस तरीके के वेरिएशन हो रहे हैं, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, और उसकी बेसिस पे फार्मर्स को जानकारी देना और पॉलिसीज को डिटरमिन करना। आज तक वो प्राइस मॉनिटरिंग सेल का क्या हुआ, उसने क्या इनपुट दिया, उस इनपुट पे सरकार ने क्या किया, इन सारों के बारे में ना कोई जानकारी है और ना ही कोई जानकारी देने का कोई इरादा सरकार का। तो कहीं ना कहीं ये जो एक किसान और सरकार के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही ये काम कर सकती है। हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक फार्मर जो है बैठ के ये डिसाइड कर लेगा कि यहाँ ये प्राइसेस होगा, लॉन्ग टर्म में प्राइसेस ये होगा, ये संभव नहीं है उसमें। तो ये बड़ा गैप है। हरीश, ये बताइए कि आजकल बात हो रही है, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर ही ब्राइट स्पॉट है, वही इकोनॉमी को पटरी पर ले जा सकता है, क्योंकि वहां कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर की सेल बढ़ रही है, रूरल एरिया में मोटरसाइकिल्स भी बिक रही हैं। लेकिन अगर हम देखें, सरकार कह रही है कि हम बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो 3 अध्यादेश भी आए हैं और वो उन्हीं के भरोसे है कि बड़ी क्रांति करने जा रही है लिबरलाइज करके एग्रीकल्चर को। क्या आपको लगता है कि जो क्राइसिस हमें दिख रहा है उस पर सरकार का ध्यान है, और कोई रोड मैप है उसके पास के जो संकट की आहट हमें सुनाई पड़ रही है उसको वो टाल सकती है, किसानों को प्रोटेक्ट कर सकती है? कुछ लगता है? कुछ छोटा सा कमेंट में चाहूंगा आपसे। देखिए, ये 3 जो ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश इन्होंने लाया है, उसको पर्सनली मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये सब जो है सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हैं, लेकिन आज प्रॉब्लम है डिमांड साइड का। अगर खरीदने वाला कोई नहीं है तो इससे क्या फायदा है? जैसे इन्होंने जो है ये एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट फंड जो बनाया है, देखिए अभी एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? आप देखिए कोई भी फील्ड में अभी कौन नया डेयरी लगाएगा, कौन नया शुगर मिल लगाएगा, कौन नया दाल मिल लगाएगा? इसके लिए पहले उसको जो है डिमांड का मेन प्रॉब्लम है। मुझे हमेशा लगा है कि जब डिमांड हो तो इंडिया का फार्मर्स जो है ऑटोमेटिकली जो है ये प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो आपका मानना है कि ये अभी एग्रीकल्चर इनका जो ये ड्राइवर जो है इकोनॉमी को ग्रोथ देने का, ये इंजन एग्रीकल्चर से नहीं अभी आ सकता है? हिमांशु जी, आपका क्या मत है इसको लेकर के, जो ये बातें हो रही है इकोनॉमी में कि एग्रीकल्चर ही ब्राइट स्पॉट है और वो पूरी इकोनॉमी को पटरी पर ले आएगा, लेकिन जो परिस्थिति हमें दिख रही है, जो हालात हैं, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हरीश भी जैसे कह रहे कि आप जो फंड बना दिया, कौन लेगा, क्या करेगा? समस्या डिमांड की है, सप्लाई की उतनी नहीं है। जी, सही बात कह रहे हैं हरीश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो डिमांड तभी होगा जब फार्मर के हाथ में पैसा आएगा। जी, खेत में उपज हो जाने से किसान को पैसा आ जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। जब तक कि वो उस उपज को बेचे नहीं और उससे उसको पैसा नहीं मिले, तो मांग की जो कमी है, ऐसी स्थिति में अगर किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो कोई इकोनॉमिक रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। बल्कि ये हो सकता है कि हमारा जो रूरल एरियाज है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो और भी ज्यादा डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो चीजें और खराब हो सकती हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मुनाफा नहीं मिलेगा तो। जी, तो ये बेसिकली अगर हम ओवरऑल अपने आज की चर्चा का देखें तो बहुत सारे गैप हैं जिसकी तरफ अभी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं इसी पॉइंट पर अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहूंगा कि आप हमारे साथ हिंद किसान की बात में जुड़े और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपने बहुमूल्य जानकारी और इस मसले पर हमसे बात की। तो कुल मिलाकर के परिस्थिति ये है कि इकोनॉमी का जो ब्राइट स्पॉट बताया जा रहा है एग्रीकल्चर को, वो खुद एक बड़े डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर डिमांड की क्राइसिस है और सप्लाई काफी है। अगर उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो किसानों की मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी, उनके हाथ में कम पैसा आएगा और जाहिर सी बात है कि इसका इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसी तरफ एग्रीकल्चर भी जा रहा है। तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। समय रहते अगर सरकार सही कदम उठा लेगी तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें स्वराज एक्सप्रेस पर। हिंद किसान की बात के अगले एपिसोड में आपके पास फिर आएंगे। नमस्कार।